इंस्पायरेशन, P फॉर प्रोजेक्शन देखा जाता है। उसके बाद A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर कार्डियक, D फॉर डायफ्राम, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स देखा जाता है। तो इन सभी स्टेप को डिटेल से समझेंगे। पहले जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे क्या है और कैसे होता है। तो चेस्ट एक्सरे एक सिंपल सा रेडियोलॉजी टेस्ट है। चेस्ट से संबंधित बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें मरीज को एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर एक्सरे मशीन ऑन करके उससे जो है एक्सरे किरण छोड़ा जाता है, तो जिस कारण छाती के जो इंटरनल ऑर्गन होता है इसका इमेज सामने लगे जो रिसेप्टर होता है उस पर बन जाता है, और फिर कंप्यूटर के मदद से उस इमेज को प्रिंट किया जाता है और फिर उसमें एब्नॉर्मलिटी ढूंढा जाता है। चेस्ट एक्सरे को शॉर्ट में CXR भी लिखा जाता है, इसलिए जो है डॉक्टर अगर किसी को चेस्ट एक्सरे प्रिस्क्राइब करते हैं तो पर्ची पे CXR लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे कौन कौन से लक्षण में करवाया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को छाती में दर्द होता है तो चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। खांसी के साथ बुखार होने पर चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। लंबे समय से अगर खांसी है तो उसमें करवाया जाता है। सांस लेने में तकलीफ हो तो करवाया जाता है। बलगम के साथ खून आ रहा तो उसमें करवाया जाता है। अगर छाती में किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन जानना हो तो उसके लिए करवाया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा कुछ सिक्का या मेटल निकल गया हो तो उसका पोजीशन पता लगाने के लिए, सांस की नली में ट्यूब जो इंसर्ट किया वो सही से गया या कहाँ गया है तो उसका पता लगाने के लिए, पेस मेकर का पोजीशन क्या है तो उसका पता लगाने के लिए जो है यह करवाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे से कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है। तो चेस्ट एक्सरे से निमोनिया का पता चलता है, ट्यूबरक्लोसिस का पता चलता है, और COPD का पता चलता है, न्यूमोथोरेक्स का पता चलता है, कार्डियोमेगाली का पता चलता है जिसमें हार्ट का साइज बढ़ जाता है, छाती में पानी भर जाता है जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं उसका पता चलता है, लंग कैंसर का पता चलता है, और अगर हमारे छाती की हड्डी में कुछ ब्रेकेज हुआ है, कुछ इंजरी हुआ है तो उसका पता चलता है, जैसे रिब्स की हड्डी टूट जाना, तो इस सब का पता चलता है। चेस्ट एक्सरे का जो प्राइस होता है 700 से 900 रुपये तक होता है। लेबोरेटरी वाइज इसका प्राइस चेंज हो सकता है, और इसका जो रिपोर्ट है वो सेम डे मिल जाता है, और इसके लिए जो है खाली पेट टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आप खाना खाने के बाद भी किसी भी समय आप यह टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए सावधानी का ये होता है कि ज्वेलरी आपको रिमूव करना होता है। गले में आप ज्वेलरी अगर पहन रखें तो उसको रिमूव करना होता है। अगर आप शर्ट पहन रखें तो शर्ट को जो उतारना होता है। अगर महिला जो ब्रा पहन रखी है तो उसको जो है उतार करके हॉस्पिटल का जो गाउन होता है वो पहन के ये टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि जो ज्वेलरी और का इमेज जो है उसमें दिखने लग जाता है। एक्सरे फिल्म जो है ब्लैक एंड वाइट क्यों हमें दिखता है? ऐसा इसलिए कि हमारे छाती के अंदर जो है लंग्स होता है, हार्ट होता है, हवा होता है, पानी होता है, ब्लड होता है, हड्डी होता है, तो ये सभी जो है ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका घनत्व जो है अलग अलग होता है। तो जो एक्सरे किरण की एक खासियत ये होता है कि ऑब्जेक्ट के घनत्व के अनुसार से वो अवशोषित होता है, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा जो है एक्सरे किरण उस ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा अवशोषित करता है, कि ज़्यादा घनत्व वाले ऑब्जेक्ट जो है एक्सरे किरण को ज़्यादा अवशोषित करता है, और कम घनत्व वाले जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सरे किरण को कम अवशोषित होता है। तो इस कारण से जो है जो कम घनत्व वाले ऑब्जेक्ट होता है उससे किरण जो है एक्सरे किरण जो है आर पार निकल जाता है या बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इस कारण से वो ब्लैक कलर का दिखता है, और जो है अवशोषित कर लेता है वो वाइट कलर का दिखता है। तो जो मेटल होता है इसका जो डेंसिटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो मेटल जो है एक्सरे किरण जो है बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन जो एक्सरे किरण का बहुत ही ज़्यादा होता है, इस कारण जो है वो ब्राइट वाइट दिखता है। और जो बोन्स होता है तो वो बोन्स का जो डेंसिटी होता है वो मेटल के मुकाबले थोड़ा कम होता है, तो इस कारण से जो वहाँ मेटल से थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन होता है एक्सरे किरण का, तो इसलिए वो वाइट दिखता है। और जो एयर होता है वो सबसे कम डेंसिटी होता है, तो इस कारण जो है वो जो एक्सरे किरण का जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि मैक्सिमम जो आर पार निकल जाता है एक्सरे किरण, तो इस कारण से जो वो ब्लैक दिखता है। और फ्लूइड और टिश्यू जो होता है वो उसका जो है एयर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी होता है, तो वो ग्रे कलर का दिखता है। तो हार्ट जो हो गया, हार्ट के अंदर ब्लड होता है तो वो एक्सरे किरण को जो अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए जो हमें वो वाइट दिखता है। और जो लंग्स होता है तो लंग्स जो के अंदर एयर होता है तो जो है एक्सरे किरण को कम अवशोषित कर पाता है, इस कारण जो है वो हमें ब्लैक दिखता है। बोन्स जो होता है वो एक्सरे किरण को ज़्यादा अवशोषित कर पाता है, इस कारण से जो वो भी हमें व्हाइट कलर का दिखता है। तो चेस्ट एक्सरे जो है मोस्टली 3 पोजीशन AP व्यू, PA व्यू और लेटरल व्यू में होता है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड जो पोजीशन होता है जो सबसे ज़्यादा करवाया जाता है वो PA व्यू होता है। तो A फॉर एंटेरियर होता है, एंटेरियर का मतलब होता है शरीर का आगे का हिस्सा जो होता है वो एंटेरियर, छाती जो होता है वो एंटेरियर हिस्सा होता है। और P फॉर पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, जो शरीर का पीठ जो होता है, पीठ साइड जो होता है उसको जो है पोस्टीरियर बोला जाता है। और L फॉर लेटरल, यानी कि जो है टिल्ट पोजीशन जो होता है वो लेटरल बोला जाता है। तो AP व्यू का मतलब होता है एंटेरियर पोस्टीरियर व्यू। तो इस पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो ऐसे खड़ा होता है कि उसका जो छाती होता है, आगे का हिस्सा होता है वो एक्सरे मशीन की तरफ होता है। तो इसमें जो है एक्सरे बीम जो होता है वो उसके फ्रंट से बैक साइड की ओर ट्रेवल करता है। और PA व्यू का मतलब होता है पोस्टीरियर एंटेरियर। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो उसका जो पीठ जो बैक साइड होता है वो एक्सरे मशीन की तरफ होता है। तो जो एक्सरे किरण का जो बीम होता है या एक्सरे बीम होता है वो उसके पीठ से बैक से
फ्रंट की ओर मूव करता है। तो सबसे स्टैंडर्ड जो तरीका होता है, सबसे स्टैंडर्ड पोजीशन होता है चेस्ट एक्सरे करवाने का और जो लंग्स का साइज़ देखने का, वो होता है पीए व्यू में। क्योंकि एपी व्यू में क्या होता है, लंग्स का साइज़ थोड़ा नॉर्मल से बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका जो गैप जो होता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और पीए व्यू में जो है तो जो कैसेट होता है जहाँ पर एक्सरे का इमेज लिया जाता है वो नज़दीक में होता है, तो हार्ट शायद एक्चुअल दिखता है। तो सबसे अच्छा पोजीशन जो है पीए व्यू होता है। अब हम लोग जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे का फिल्म हमें कैसे रीड करना है। तो सबसे पहले जो है पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट जो है एक्चुअल में वही पेशेंट का एक्सरे है या किसी और पेशेंट का एक्सरे है। तो सबसे पहले उसमें हम नाम चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे और जो UHID नंबर होगा उससे हम मैच करेंगे कि एक्चुअल में जो उसी पेशेंट का एक्सरे है या नहीं है। दूसरी बात जो है उसमें हम डेट और टाइम चेक करेंगे, ये देखने के लिए कि एक्सरे काफ़ी पुराना तो नहीं है, लेटेस्ट एक्सरे है या नहीं है। उसके बाद जो हम इसमें चेक करेंगे पेशेंट का जो है लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है। तो हमें ऐसा एज्यूम करना है कि पेशेंट हमारे सामने खड़ा है, तो पेशेंट जैसे हमारे सामने खड़ा है उसी हिसाब से हमें एक्सरे देखना है। तो हमारा जो राइट साइड होगा वो पेशेंट का लेफ्ट साइड होगा और हमारा जो लेफ्ट साइड होगा पेशेंट का वो राइट साइड होगा, इस तरह से देखना है। उसके बाद जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है पोजीशन में एक्सरे लिया गया है, यानी कि कौन सा पोजीशन का एक्सरे हमारे पास आया है। हमने जो अगर एपी व्यू करवाया तो एपी व्यू है या पीए व्यू है या लेटरल व्यू है, कौन सा व्यू है, तो वो हमें पहले चेक। उसके बाद जो है चेक करना होता है जो है इमेज का जो क्वालिटी कैसा है, यानी कि इमेज जो है एक्सरे इमेज है फिल्म है वो उसकी क्वालिटी कैसा है। तो उसके लिए जो है देखा जाता है रोटेशन, इंस्पिरेशन और प्रोजेक्शन, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। R फॉर रोटेशन होता है। रोटेशन में ये देखा जाता है कि ट्रेकिया का रोटेशन तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो बीमारी के कारण हुआ है या एक्सरे के दौरान पेशेंट जो है टेढ़ा खड़ा होने के कारण हुआ है। यदि पेशेंट एक्सरे के दौरान जो है रोटेट कर गया है तो दोबारा एक्सरे करवाने की सलाह देनी चाहिए, नहीं तो इस केस में जो ये कमेंट कर पाना मुश्किल होता है कि बीमारी के कारण ट्रेकिया का रोटेशन हुआ है या जो है एक्चुअल में पैथोलॉजी के कारण जो है ट्रेकिया का रोटेशन हुआ है। तो इस कारण अगर जब भी जो है रोटेशन दिखे एक्सरे में तो उसको दोबारा रिपीट करवाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। तो रोटेशन देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ट्रेकिया का पोजीशन जो है सीधा है या नहीं, ये हमें देखना होता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि जो ट्रेकिया में जो स्पाइनस प्रोसेस होता है उसका जो डिस्टेंस होता है और क्लेविकल बोन जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर इक्वल डिस्टेंस में है इसका मतलब जो पेशेंट का रोटेशन, पेशेंट सही जो है खड़ा हुआ था तो पेशेंट जो है डायरेक्शन ठीक है, रोटेट नहीं हुआ है, तो इसके लिए वो देखना होता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे का इमेज है, इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है सीधा खड़ा नहीं है, ये बच्चा जो है रोटेट हो गया था, जिस कारण जो उसका जो ट्रेकिया है वो टेढ़ा हो गया और क्लेविकल बोन और स्पाइनस प्रोसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। और दूसरे इमेज में भी सेम इसी तरह से पेशेंट जो है रोटेट कर गया है। I फॉर इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि पेशेंट जो है एक्सरे के दौरान जो है सही से सांस रोक के रखा है या नहीं रखा है। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि जो पेशेंट का चेस्ट एक्सरे में जो है 5 से 6 एंटीरियर रोब्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अगर ये दिख रहा है 5 से 6 एंटीरियर रोब्स, इसका मतलब पेशेंट का जो है सही से सांस रोक के रखा हुआ है, एक्सपेंड सही से हुआ है। और 8 से 10 जो है पोस्टीरियर रिब्स हमें दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब पेशेंट जो है सही से सांस रोक के नहीं रखा है, एक्सपेंड नहीं हुआ है लंग्स जो है, तो वो हमें सही से फिर एक्सरे जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है इसमें। अगर लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड होता है तो इस तरह का इमेज बनता है, और अगर पेशेंट ने सांस रोक के नहीं रखा है तो इस तरह का इमेज बनता है। इस इमेज में आप देखें कि 11 रिब्स तक जो है लंग्स एक्सपेंड हुआ है और इस इमेज में सिर्फ 6 ही रिब्स तक जो है लंग एक्सपेंड हुआ है। तो ये इमेज सही नहीं है, यानी कि इस इमेज की क्वालिटी सही नहीं है, दोबारा रिपीट करवाने की सलाह देनी चाहिए। E फॉर प्रोजेक्शन या पेनिट्रेशन होता है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एक्सरे बीम चेस्ट को कितना पेनिट्रेट किया, यानी कितना एक्सरे जो है एक्सपोज हुआ है। तो एक्सरे किरण ज़्यादा अगर एक्सपोज होता है तो इस तरह का इमेज दिखाई देता है, और यदि कम एक्सपोज होता है तो इस तरह का इमेज हमें दिखाई देता है। तो एक्सरे इमेज जो है ना तो ज़्यादा ओवर एक्सपोज होना चाहिए ना तो अंडर एक्सपोज होना चाहिए। तो ये जो इमेज है आप देख रहे हैं कि इसमें जो है पूरी तरह से सही से नॉर्मल इमेज है, इसमें सही से एक्सपोज हुआ है। ये दोनों ही इमेज की क्वालिटी ठीक नहीं है, दोबारा फिर से इसमें करवाना चाहिए। एक्सरे फिल्म की क्वालिटी और पेशेंट आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम लोग ABCD अप्रोच पे आते हैं। A फॉर एयरवे होता है, इसके अंदर जो हम ट्रेकिया देखते हैं और कैरिना देखते हैं, ब्रोंकाई देखते हैं और हाइलम देखते हैं। B फॉर ब्रीदिंग होता है, इसमें हम पूरे लंग्स फील्ड देखते हैं और प्लूरा देखते हैं। C फॉर कार्डियक होता है, यानी कि इसमें हार्ट साइज और हार्ट का बॉर्डर देखते हैं। D फॉर डायफ्राम होता है, इसमें हम डायफ्राम की पोजीशन देखते हैं, शेप देखते हैं, कॉस्टोफेरेनिक एंगल देखते हैं, इसको CP एंगल बोला जाता है, और कार्डियोफेरेनिक एंगल बोलते हैं, तो ये देखते हैं हम। और E फॉर एवरीथिंग एल्स होता है, यानी कि इसके अलावा जो भी चीज़ें होते हैं सब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मीडिया स्टेनम हो गया, बोन्स हो गया, सॉफ्ट टिश्यू हो गया,
ट्यूब हो गया, डिवाइस हो गया, कोई मेटल हो गया, तो सारी चीज़ें हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ए फॉर एयरवे होता है, इसमें ट्रेकिया का डेविएशन देखा जाता है कि किस कारण से जो है ट्रेकिया का डेविएशन हुआ है। तो ट्रेकिया को कोई चीज़ पुश कर रहा है या पुल कर रहा है तो ट्रेकिया का डेविएशन हो जाता है। तो इस इमेज में आप देखेंगे ट्रेकिया जो है नॉर्मल है, लेकिन इस इमेज में जो है प्लूरल इफ्यूजन के कारण जो है ट्रेकिया जो है इमेज में जो है लंग कोलैप्स हो गया, जिस कारण जो है ट्रेकिया को जो है अपनी ओर पुल कर रही है। तो बी फॉर ब्रीदिंग होता है। इस स्टेप में हम लंग फील्ड और प्लूरा फील्ड देखते हैं कि लंग फील्ड जो है क्लियर है या नहीं है, क्योंकि लंग में एयर होने के कारण जो है लंग फील्ड जो है ब्लैक दिखता है, लेकिन अगर ब्लैक की जगह कहीं अगर वाइट दिखे तो वो एबनॉर्मलिटी का साइन होता है। जैसा कि इस इमेज में हमें दिख रहा है कि एक नॉर्मल इमेज है, लेकिन ये जो है एक एबनॉर्मल इमेज है। तो इसमें यहाँ पर जो है देखेंगे कि लंग्स के जो लोअर जोन होता है उसमें थोड़ा वाइट दिख रहा है, जबकि नॉर्मल इमेज में जो है वो यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है। जिसका मतलब इस इमेज में जो है पेशेंट को जो निमोनिया हो रहा है। तो इस इमेज में भी आप देखेंगे कि इस एरिया में और इस एरिया में जो है थोड़ा वाइटिश टाइप का दिख रहा है, वाइट टाइप का दिख रहा है, जिसका मतलब ये भी जो है निमोनिया का साइंस होता है। इस इमेज में आप यहाँ देखेंगे कि लंग्स जो है कंसोलिडेशन हो गया, तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस का साइन होता है। अगर यहाँ पर अगर कुछ पैची दिखे, वाइट दिखे, तो ये जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का साइन होता है। इस इमेज में आप देखेंगे कि कहीं पर डॉट करके वाइट करके है, तो ये लंग कैंसर का होता है, जो है यहाँ पर मांस बढ़ गया तो लंग कैंसर का ये सिंबल होता है। सी फॉर कार्डियक होता है। कार्डियक में जो हम हार्ट का बॉर्डर देखते हैं और उसका साइज शेप देखते हैं, तो अगर हार्ट का जो है साइज बढ़ जाता है तो उसको कार्डियोमेगाली बोलते हैं। तो कार्डियोमेगाली केस में हार्ट फेल्योर के केस में जो है हार्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देखेंगे कि हार्ट का साइज बिल्कुल नॉर्मल आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जो है यहाँ से जो यहाँ तक का जो एरिया होता है उसको कार्डियक एरिया बोला जाता है, कार्डियक जो रेशियो बोला जाता है, और ये जो एरिया होता है वो थोरेसिक रेशियो बोला जाता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कार्डियक रेशियो जो है थोरेसिक रेशियो के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब हार्ट का साइज बढ़ा हुआ माना जाता है। और हार्ट का साइज जो परफेक्ट जो पोजीशन होता है वो पीए व्यू में परफेक्ट पोजीशन आता है, क्योंकि पोस्टीरियर और एंटीरियर पोजीशन में जो होता है पेशेंट का जो हार्ट होता है वो रिसेप्टर के बिल्कुल क्लोज होता है। तो जो एक्चुअल जो हार्ट का साइज होता है वो एक्सरे इमेज में दिखता है, और जो एपी व्यू होता है उसमें जो है हार्ट जो है थोड़ा रिसेप्टर से थोड़ा दूर होता है, तो उस कारण जो हार्ट का साइज थोड़ा हमें बड़ा दिखता है। एपी व्यू में हार्ट के साइज पे कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसमें जो है हार्ट का साइज जो बिल्कुल नॉर्मल है, और दूसरे इमेज में जो हार्ट का साइज जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, यानी कि हार्ट का साइज जो है एक्सपेंड हो गया है, तो इसको कार्डियोमेगाली बोलते हैं। इसमें डी फॉर डायफ्राम होता है। इस स्टेप में जो हम डायफ्राम का शेप और उसका पोजीशन देखते हैं, तो डायफ्राम जो हमारा यहाँ पर नीचे इस जो पोजीशन है ये डायफ्राम का पोजीशन होता है। तो हम नॉर्मली ये होता है कि जो राइट साइड का जो डायफ्राम होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ लीवर होता है, और लेफ्ट साइड का थोड़ा नीचे होता है। तो इस स्टेप में जो हम सीपी एंगल देखते हैं, सीपी एंगल मतलब कॉस्टोफेरेनिक एंगल होता है, और ये जो होता है हमारा ये जो एंगल रहता है उसको कॉस्टोफेरेनिक एंगल होता है। तो इस तरह का जो है बिल्कुल शार्प इस तरह से दोनों साइड में दिखना चाहिए, इसका मतलब वो नॉर्मल होता है। और ये जो इमेज होता है ये इसको बोला जाता है जो है कार्डियोफेरेनिक एंगल, जो हार्ट का और लंग्स का जो इमेज होता है। तो ये अगर शार्प है, इस तरह से अगर शार्प है तो इसका मतलब लंग्स जो है बिल्कुल क्लियर है, पानी भरा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये जो है अगर सीपी एंगल नहीं बनता है तो इसका मतलब इसमें पानी भरा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इसमें जो है सीपी एंगल यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसमें लंग्स में पानी भरा हुआ है इस तरफ। दूसरे वाले में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर सीपी एंगल दिख रहा है लेकिन इस वाले में सीपी एंगल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसमें लंग्स में पानी भरा होता है। तो सीपी एंगल अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब लंग्स में पानी भरा होता है। अब उसके बाद जो हम ई फॉर एवरीथिंग, यानी कि उसके अलावा जितने भी चीज़ होता है वो हम इसमें देखते हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो गया, बोन्स हो गया, या कुछ मेटल हो गया, या कहाँ पर क्या पोजीशन है, तो सब चीज़ें हम देखते हैं हड्डी वगैरह की, कि हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये जो एरिया होता है ये सॉफ्ट टिश्यू का एरिया, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। उसके बाद जो हम ये बोन्स देखते हैं कि बोन्स कोई फ्रैक्चर है या नहीं है, क्लेविकल ठीक है या नहीं है। तो ये सारा चीज़ें जो हम उसके अलावा मीडिया स्टर्नम देखते हैं, ये जो वर्टिब्रेट होता है ये हम देखते हैं इसमें कि इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरा पार्ट जरूर देखिए जिसमें मैं और भी डिटेल से जो एक्सरे के ऊपर बताऊँगा। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।